दोस्तों, प्राचीन भारत की इतिहास की आज हमारी ये 79वीं क्लास है और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 16 महाजनपदों के इतिहास के बारे में। ये वही 16 महाजनपद हैं जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में जिनका उल्लेख मिलता है। तो वो 16 महाजनपद कहाँ पर स्थित थे, वर्तमान में कहाँ पर हैं, वहाँ पर राजा कौन से थे, उनका योगदान क्या था, उनसे जुड़ी हुई जितने भी कथाएं या रचनाएं हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे 16 महाजनपदों के इतिहास के बारे में। तो 16 महाजनपद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राचीन भारत में ये 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों में सबसे पूर्व में आपका अंग था। कौन सा था? अंग। और सबसे दक्षिण में कौन सा था? गोदावरी नदी के किनारे अश्मक था, जिसकी राजधानी पोठान या पैठान थे। इसी तरीके से आप पांचाल के बारे में पढ़ेंगे, कौशल के बारे में पढ़ेंगे, काशी के बारे में पढ़ेंगे, बस के बारे में पढ़ेंगे, चेद के बारे में पढ़ेंगे, मत्स्य के बारे में पढ़ेंगे, सूरसेन यानी मथुरा और कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। और दो पश्चिम में थे, एक गांधार था जिसकी राजधानी तक्षशिला और दूसरी कंबोज थी। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि 16 महाजनपदों के बारे में जो विस्तार से मिलता है, यहाँ से इतने बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे भारत की सबसे प्राचीन नगरी कौन सी है, तो आपका जो ये प्रश्न है कहाँ पर मिलेगा? इसी 16 महाजनपद में मिलेगा। ठीक है ना। इन जनपदों की संख्या कितनी है? 16। तो चलिए देखते हैं ये 16 महाजनपदों के बारे में। ये 16 महाजनपदों के बारे में थोड़ा सा, तो 16 महाजनपदों में सबसे जो पहला नाम आता है वो आता है अंग। कौन सा? अंग। और अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। पूछ लिया जाता है अंग की राजधानी कौन सी थी? चंपा। अगर मैप में अगर आप इसको समझना चाहें तो इस तरीके से ये नेपाल वाला क्षेत्र है और यहाँ इस जगह पे बिहार है। तो जब गंगा यहाँ से निकलती है तो ये जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा? भागलपुर, मुंगेर, यही जो प्राचीन नाम है इसी को अंग के नाम से जाना जाता है। पिछले दिन अंग के बारे में हमने एक कहानी सुनाई थी जो भगवान शंकर से जुड़ी हुई थी। चूंकि कहानी लंबी है और हमारी क्लास भी काफ़ी बड़ी है, तो कहानी अगर आप देखना है, सुनना है, तो पिछली क्लास में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले पूछ लिया जाता है 16 महाजनपदों में सबसे पूर्व कौन थी? तो 16 महाजनपदों में सबसे पूर्व में कौन से थे? अंग। तो ये अंग जो है आधुनिक यानी जो वर्तमान में कौन सा स्थान, अगर इसको समझें तो भागलपुर और मुंगेर जिला है, और ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? बिहार में। और यहीं पर प्राचीन नगरी कौन सी थी? अंग। चंपा जो इसकी राजधानी थी, पुराणों में चंपा का जो नाम मिलता है वो मालिनी मिलता है। कौन सा मिलता है? मालिनी। ये पूछा गया है कि चंपा का प्राचीन नाम क्या है, तो पुराणों में जो नाम मिलता है वो मालिनी मिलता है। हालांकि प्राकृत जो ग्रंथ लिखे गए हैं, खासकर जैन ग्रंथ, वहां पर इसको वणिज्ञमय कहा गया है। वणिज्ञमय का मतलब ये होता है जहां पर व्यापारी यानी व्यापार वाणिज्य का काम हो रहा हो, तो यहाँ बड़ी मात्रा में कौन रहते थे? व्यापारी। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है पूर्व का ये क्षेत्र था जो व्यापार के लिए जाना जाता था और इसीलिए इसको वणिज्ञमय कहा जाता है। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि प्राचीन काल में वणिज्ञमय किस महाजनपद को कहा जाता था? तो प्राचीन काल में वणिज्ञमय किसको कहा जाता था? अंग की राजधानी चंपा को वणिज्ञमय कहा जाता था। आगे हम लोग देखते हैं
मगध और अंग के बीच चंपा नदी थी। कौन सी नदी? चंपा। और चंपा नदी के कारण ही इसकी राजधानी का नाम क्या रख दिया गया? चंपा रख दिया गया। इसकी चंपा नदी इसकी सीमा निर्धारित करती थी। अंग के शासक का नाम बृहदत्त मिलता है। थोड़ा सा ये गलत हो गया है, क्या मिलता है? बृहदत्त मिलता है। और उसने क्या किया? मगध के राजा भट्टी को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया। मगध के जो राजा थे उस समय भट्टी थे, और भट्टी को क्या अंग के राजा बृहदत्त ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। चंपा के स्थापत्यकार पूछ लिया जाता है, चंपा के स्थापत्यकार कौन हैं? तो राजगृह के भी एक व्यक्ति थे जिनका नाम है महागोविंद। तो चंपा के स्थापनाकार कौन थे? महागोविंद थे। आपन और आशापिनो ये जो है यहाँ के प्रमुख क्या थे? नगर थे। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि आपन और आशापिनो ये किस महाजनपद से जुड़े हुए नगर थे? तो जाहिर सी बात है ये दोनों 16 महाजनपद में अंग के क्षेत्र में नगर थे। चंपा नरेश दधिवाहन, ठीक है ना? दधिवाहन ये महावीर स्वामी का भक्त था। ये महावीर स्वामी कौन है? जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक महावीर के भक्त था। 12वें जैन तीर्थंकर, 24 तीर्थंकरों की बात की गई है, उसमें एक नाम आता है वसपूज्य। तो वसपूज्य का जो जन्म स्थान है वो कौन सा माना जाता है? चंपा माना जाता है। क्या माना जाता है? चंपा। तो प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि किस जैन तीर्थंकर का जन्म स्थान चंपा है? तो चंपा किसका जन्म स्थान है? 12वें जैन तीर्थंकर वसुपूज्य का। और चंपा के व्यापारी जो है दक्षिण पूर्व एशिया से क्या करते थे? व्यापार करते थे। दक्षिण पूर्व एशिया में जैसे जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ये सारे क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत आते थे। तो यहाँ से चंपा का क्या होता था? व्यापार होता था। गृहपति मेंढक का नाम आता है। मेंढक चंपा का ही रहने वाला था। तो ये भी एक क्या था? व्यापारी था। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व व्यापारियों में मेंढक का नाम आता है। जैसे आजकल अडानी अंबानी का नाम आता है, टाटा बिरला का नाम आता है, उसी तरीके से उस समय एक गृहपति मेंढक कहाँ का निवासी था? तो वो चंपा का निवासी था। उसके बाद अगला नाम आता है काशी का। अब काशी कहाँ है? वही स्थान काशी अर्थात वाराणसी। और इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। इसकी राजधानी वाराणसी। अब पूछ लिया जाता है वाराणसी कहाँ पर स्थित था? तो वाराणसी 2 नदियों के किनारे, खासकर वरुणा और अशी नदियों के बीच क्या था? बसा हुआ था। इसकी स्थापना महाभारत के अनुसार देवदास नामक राजा ने किया था। ये पूछा गया है कि वाराणसी की स्थापना किसने की थी? तो वाराणसी की स्थापना दियोदास ने किया था। ठीक है ना? दियोदास है, दियोदास। थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है, ठीक है। इसे अभिमुक्त क्षेत्र अभिधान कहा गया। ये प्रश्न पूछा गया है कि 16 महाजनपदों में किसे अभिमुक्त क्षेत्र अभिधान कहा गया है। इसका अर्थ ये होता है जिसे कभी छोड़ा ना जा सके, जिसे कभी छोड़ा ना जा सके। यानी ऐसा कौन सा क्षेत्र था? वो था काशी था। और काशी किसके लिए जाना जाता है वर्तमान में? काशी विश्वनाथ यानी महादेव की नगरी कहा जाता है। अथर्ववेद में काशी के निवासियों को सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। यहाँ का शक्तिशाली शासक बृहदत्त मिलता है और बृहदत्त ने कौशल के राजा को पराजित कर दिया था।
किसको पराजित किया था? कौशल के राजा को पराजित किया था। और उसके बाद काशी में नागवंश का आधिपत्य हो गया। तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता भी यहीं से रिलेटेड थे, काशी के पास से ही। महाजनपद के आरंभ में काशी एक क्या था? शक्तिशाली राज्य। अभी जब हम 16 महाजनपदों के बारे में यह बताएंगे कि 4 महाजनपद सबसे शक्तिशाली थे, तो उसमें काशी का भी नाम आता है। लेकिन साम्राज्य की दौड़ में मगध सबसे आगे निकल गया। और मगध सबसे आगे क्यों निकला, इसके बारे में जब हम अगली क्लास में डिफाइन करेंगे तो विस्तार से वहां पर बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक थे जो 16 महाजनपदों में मगध ने अपने आप को सबसे शक्तिशाली साबित कर दिया। तो उनमें से काशी भी क्या था? एक शक्तिशाली राज्य था, लेकिन मगध के आगे टिक नहीं सका। और इसका जो है कौशल तथा अंग पर क्या था? अधिकार था। परंतु बाद में कौशल के राजा कंस की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, इसलिए कंस को बरान सिंघो कहा जाता है। बरान सिंघो यानी बनारस को जीतने वाला, क्या नाम दिया गया है? बरान सिंघो। और बरान सिंघो का मतलब क्या बताया गया है? बनारस को जीतने वाला। बनारस जो उस दौरान सबसे ज्यादा फेमस था, वो था शिक्षा के लिए। किसके लिए? शिक्षा के लिए। और घोड़ों के व्यापार के लिए भी जाना जाता है, और खासकर रेशमी वस्त्र के लिए, रेशमी वस्त्रों के लिए यह जाना जाता था। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों में कौन सा स्थल शिक्षा के लिए जाना जाता है? वैसे घोड़ों के लिए कंबोज भी जाना जाता है, जो कि आगे चल के हम लोग बात करेंगे, लेकिन ऑप्शन में कंबोज नहीं रहता है। और जब ऑप्शन में कंबोज नहीं रहेगा तो स्टूडेंट उसको लेकर कंफ्यूज होता है कि शायद प्रश्न गलत दे दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर घोड़ों का व्यापार भी बड़ी मात्रा में होता था, और इसे भारतवर्ष की प्रथम नगरी के रूप में जाना जाता है। किसको? काशी को। इसीलिए प्रश्न पूछा गया अभी पीछे कुछ समय पहले, और पूछा यह गया था कि भारत का प्रथम नगरी कौन था, या सबसे प्राचीन नगरी किसे कहा गया है? तो वो कौन सा था? काशी। अगर आवाज सही से आ रही हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। अगला जो 16 महाजनपद है उसमें तीसरा आता है कौशल। कौन सा? कौशल। और इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी, जो वर्तमान में कहां पर पड़ेगा? अवध क्षेत्र में पड़ेगा। प्राचीन काल में कौशल महाजनपद की पश्चिमी सीमा गोमती नदी थी। कौन सी नदी थी? गोमती नदी। और दक्षिणी सीमा जो है सर्पिका यानी ऐसी नदी जो सांप के आकार का हो। और आपने इस नदी को देखा होगा, अगर आप रायबरेली के आसपास के लोग हों तो इसे सई नदी के नाम से जाना जाता है। इसको प्राचीन भारत में सर्पिका के नाम से जाना जाता है, और एक नाम और दिया गया है, चांदिका भी कहा जाता है, और इसे सई नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कौशल की जो दक्षिण में, इस क्षेत्र में कौशल था, कौशल के दक्षिण में कौन सी नदी थी? सई नदी थी। जबकि पूर्वी सीमा सदानीरा नदी, जो वर्तमान में गंडक पड़ता है बिहार में। कौन सी नदी? गंडक, या इसी को हम सदानीरा कहते हैं। जबकि एक नदी और होगी पश्चिमी सीमा, यानी यहां पर ऐसे करके एक नदी आती है, गोमती नदी, ऐसे करके। और सरयू नदी कौशल राज्य के बीच से होकर बहती है। कौन सी नदी? सरयू नदी। तो एक तरीके से सरयू नदी कौशल को 2 भागों में विभाजित कर देती है। इसको ऐसे समझिएगा, सरयू नदी। तो किसको विभाजित कर दिया? कौशल को विभाजित किया। पूछ लिया जाता है
कौन सी नदी कोशल को दो भागों में विभाजित करती है, यानी एक भाग उत्तरी था और दूसरा भाग उत्तरी और दूसरा भाग दक्षिणी था। तो उत्तरी भाग की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी, यानी श्रावस्ती कहाँ पर यहाँ हो जाएगी, श्रावस्ती। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, दक्षिण में कौन से थे, कुशावती और कुशावती। तो इस तरीके से कोशल राज्य को दो भागों में सरयू नदी विभाजित कर देती है। उत्तरी भाग कहलाता है श्रावस्ती और दक्षिणी भाग जो है कुशावती इसकी राजधानी थी। श्रावस्ती अचिरावती नदी के अर्थात राप्ती के तट पर था। ये पूछा जाता है कि श्रावस्ती किस नदी के किनारे बसा हुआ था, उसका प्राचीन नाम क्या था, तो प्राचीन नाम अचिरावती था। आगे हम लोग देखते हैं, इसका आकार चंद्राकार था, ठीक है ना। चंद्राकार का मतलब क्या है, ऐसे करके इस तरीके से, तो चंद्राकार था। श्रावस्ती की पहचान वर्तमान में शहद से की जाती है, जबकि जितवन विहार के बारे में हमने पीछे बौद्ध ग्रंथों के बारे में, जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ जितवन विहार के बारे में चर्चा आई थी। तो जितवन विहार की पहचान जो है कहाँ पर, शहद से मिलता है, यानी शहद और महत, शहद महत ये दोनों साथ ही थे। सम्मिलित रूप से शहद महत कहा जाता था। और जो कोशल का सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो कौन था, प्रसेनजीत था, ठीक है ना। और पूछ लिया जाता है प्रसेनजीत किस वंश से बिलोंग करते थे, तो इक्ष्वाक वंश से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। इनके वंश के बारे में भी पूछा जाता है। काशी के अतिरिक्त, यानी काशी तो कोशल में शामिल था, इसके साथ साथ यहाँ पर अन्य कई क्षेत्र भी आते थे, यानी कोशल के अधीन थे आप कह सकते हैं। इनमें से कपिलवस्तु का शाक, कपिलवस्तु यानी यहाँ पर शाक्य रहते थे, केशपुत्र यहाँ पे कलाम रहते थे, पावा और कुशीनारा के मल्ल, रामग्राम के कोली है, कोली और पिपलियन के मोरी। ये 5 किसके अंतर्गत आते थे, कोशल के अंतर्गत आते थे। किसके अंतर्गत, कोशल के अंतर्गत। और इसीलिए इसको कहा जाता है पंचगुट, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, पंचगुट। पूछ लिया जाता है कि पंचगुट में कौन से शामिल नहीं है, तो आपको ये पांचों क्या है पता होना चाहिए। सब उसी के आसपास के क्षेत्र हैं, ठीक है ना। खास बात यह है कि जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो कपिलवस्तु को पूछा जाता है कि कपिलवस्तु किसके अंतर्गत आता था। यानी जब महात्मा बुद्ध के दौरान, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कपिलवस्तु किस महाजनपद के अंतर्गत आता था, तो वो किसके अंतर्गत आता था, कोशल के अंतर्गत, ठीक है ना। ये पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको यहां पर बता दिया गया है कि ये पांचों गुट थे, किसके अंतर्गत आते थे, कोशल के अंतर्गत आते थे। उसके बाद अगला जो क्षेत्र आता है चेद, ठीक है ना। चेद पूछा जाता है चेद की राजधानी कौन सी है, तो चेद की राजधानी सोतिवती और शक्तिमती। थोड़ा सा टाइपिंग को लेकर, जब इसमें हिंदी टाइपिंग नहीं हो पाती है तो इसलिए जब इसको संशोधित किया गया है तो इसमें इंग्लिश को भी यूज़ कर लिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, चेद की राजधानी कौन सी है, सोथिवती, या इसी का नाम एक और मिलता है शक्तिमती। और जो वर्तमान में इसका क्षेत्र पड़ेगा वो कौन सा है, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड कौन सा है, बरेली वाला क्षेत्र। यानी बरेली के जो आसपास का क्षेत्र था वो चेद कहलाता था। यहाँ के शासक उपचर थे, महाभारत में शिशुपाल का नाम आता है,
किसका नाम आता है? शिशुपाल। वही शिशुपाल जो भगवान कृष्ण को 100 गालियां दिया था, और जब 101 गालियां हो गई तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? अपना सुदर्शन चक्र उठाया और उसका गला काट दिया। तो ये कहानी कहाँ की मिलती है? चेद की मिलती है। यानी शिशुपाल कहाँ का रहने वाला था? तो वो चेद का रहने वाला था। अगला जो 16 महाजनपदों में आता है वो नाम आता है वत्स। किसका नाम आता है? वत्स का। या इसी को वंश भी कहा जाता है। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है ना? कौशाम्बी, वही सिराथू वाला क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी चर्चित रहा है। किसकी वजह से? केशव प्रसाद मौर्य की वजह से। इसका जो प्राचीन नाम एक और मिलता है वो कोशम। ठीक है ना? कोशम की मुद्राएं, कोशम से शयनचित्ती का मिलना, बाज की आकृति का मिलना कहाँ से मिलता है? कोशम से मिलता है। अब लोगों को पता नहीं चलता है कोशम कहाँ पर है। तो कोशम कहाँ पर है? तो ये कौशाम्बी का ही नाम है। किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। बुद्ध के समय यहाँ का जो शासक था पौरवंशी उदयन था। पूछ लिया जाता है उदयन कहाँ का शासक था? तो उदयन कहाँ का शासक था? वत्स का शासक था, यानी कौशाम्बी का शासक था या कोशम का शासक था। जो कौशाम्बी में लोग आके बसे थे, ये कहाँ के थे? इससे पहले ये वही पूर्वजन थे जो कभी हस्तिनापुर में रहते थे। आपने हस्तिनापुर का नाम सुना होगा, ठीक है ना? भरतजन, यानी ये वही पूर्वजन थे जो हस्तिनापुर को छोड़कर कहाँ पर आए थे? कोशम में, यानी कौशाम्बी में आकर बस गए थे। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है और वायु पुराण में बताया गया है कि हस्तिनापुर के जो राजा थे निच्छस ने गंगा में आई बाढ़ के कारण हस्तिनापुर को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? हस्तिनापुर को छोड़ दिया। और हस्तिनापुर को छोड़कर कहां पर आ गए? वत्स भूमि, यानी कौशाम्बी वाली भूमि में, और यहीं पर आकर बस गए। तो हस्तिनापुर में क्यों छोड़ा था? क्योंकि गंगा में बाढ़ आई थी। तो गंगा कहां पर है ये आपको पता करना पड़ेगा। नाम तो गंगा ही मिलता है, ठीक है ना? तो कमेंट में करके आप बताइएगा। एक बार उदयन को अवंती के शासक चंद्रप्रदोत ने क्या किया? बंदी बना लिया। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है चंद्रप्रदोत की। अवंती कौन सा क्षेत्र है? उज्जैनी वाला क्षेत्र। उज्जैनी ने क्या किया? उज्जैनी के शासक चंद्रप्रदोत ने क्या किया? उदयन को बंदी बना लिया। जब उदयन को बंदी बना लिया तो उसने अपनी पुत्री का वाशवदत्ता को इनका संगीत का शिक्षक नियुक्त कर दिया। और जब संगीत का शिक्षक नियुक्त कर दिया तो संगीत सिखाते सिखाते इन्होंने वाशवदत्ता को लेकर क्या किया? भाग निकले। और भाग कर कहां आ गए? वत्स आ गए। यानी दोनों के बीच में क्या हो गया? प्रेम संबंध हो गया। और प्रेम संबंध हो जाने की वजह से वाशवदत्ता भागकर कौशाम्बी आ गई। बाद में चंद्रप्रदोत ने दोनों के विवाह करने की अनुमति दे दी और फिर अवंती और वत्स के बीच क्या हो जाता है? मैत्री संबंध हो जाता है। तो विवाह की अनुमति दे दी और दोनों के बीच में अवंती मैत्री संबंध स्थापित हो जाते हैं। और वाशवदत्ता की जो कहानी है इसी को आधार बनाकर महाकवि भाष्य ने स्वप्नवास दत्ता, यानी स्वप्नवास दत्ता और हर्ष की जो रत्नावली है और हर्ष की प्रियदर्शिका, इन तीनों का जो नायक है वो कौन सा है? उदयन है। और नायिका कौन सी है? वाशवदत्ता या स्वप्नवास दत्ता। ठीक है? ये तीन संस्कृत नाटकों का जो नायक है वो कौन सा है? उदयन है। खारवेल की गुफा उदयगिर के खंडगिर में स्वप्नवास दत्ता का जो नाटक का अंकन सबसे पहली बार मिलता है। भाष्य के अनुसार उदयन का विवाह मगध के राजा अजातशत्रु की पुत्री दर्शन की बहन की पद्मावती से भी हुआ था। ये प्रश्न अभी
असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। ठीक है, कि अजातशत्रु का विवाह कहाँ से हुआ था। अजातशत्रु की बहन पद्मावती थी और इसी का विवाह कहाँ पर हुआ था, उदयन के साथ हुआ था, यानी वत्स के साथ हुआ था। पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौशाम्बी की मिट्टी के बने किले बंदी की गई थी, यानी यहाँ से एक रक्षा प्राचीर मिलते हैं और रक्षा प्राचीर के समीप एक उड़ते हुए बाज की आकृति यानी यज्ञशाला मिली है और इसी को क्या कहा गया है, सेन चित्री कहा गया है। और पूछ लिया जाता है कि सेन चित्री का चित्र कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है कोशम से यानी कौशाम्बी से। और ये कहा जाता है यहाँ पर पुरुष मेघ यज्ञ किया जाता था। और यहाँ पर ये किसके लिए प्रसिद्ध था, सूती वस्त्र के लिए। पूछा जाता है कि कोशम किसके लिए जाना जाता है, तो कोशम सूती वस्त्र के लिए भी जाना जाता था। यमुना और सोन नदियां विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित भर्ग और भग संघ वत्स के अधीन थे। कौशाम्बी को लखपत व्यापारियों का नगर भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि लखपत व्यापारियों का नगर किसे कहा जाता है। आमतौर पर लोगों को ये लगता है कि लखपत व्यापारी शायद चंपा होगा क्योंकि उसी को वणिज्यमय कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं। लखपत व्यापारियों का नगर किसे कहा गया है, कौशाम्बी को कहा गया है। ये सूती वस्त्र के लिए जाना जाता था। और सबसे खास बात है कि जो कोशम है वो जैन और बौद्ध दोनों ग्रंथों के लिए, दोनों धर्मों के लिए जाना जाता है। यानी जैन और बौद्ध दोनों का धार्मिक केंद्र कौन सा था, कोशम था, यानी कौशाम्बी था। उसके बाद अगला नाम आता है कुरु। पूछ लिया जाता है कुरु की राजधानी क्या है, तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ मिलती है। ये मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के भूभाग पर क्या था, स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का शासक कौरव्य था। बुद्ध के समय पूर्व राज, जो बाद में आगे देखते हैं, कोई विशेष खास नहीं है। उसके बाद अगला क्षेत्र आता है पांचाल। पांचाल ये बरेली के आसपास का ही क्षेत्र है। यहाँ पर उत्तरी पांचाल इसकी राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थे। यानी पांचाल दो क्षेत्रों में बटा हुआ था। ये वही पांचाल है जहाँ पर पांचाली यानी द्रौपदी का जो मूल निवास स्थान था। पांचाल आधुनिक में जो रुहेलखंड है, बदायूं है, फर्रुखाबाद है, इन तीनों क्षेत्रों में जो वर्तमान में स्थित है वहीं पर प्राचीन काल में पांचाल था। वर्तमान में कान्यकुब्ज यानी कन्नौज। पूछ लिया जाता है कन्नौज का प्राचीन नाम कौन सा है, तो कान्यकुब्ज भी कहा जाता है या इसी को महोदय नगर भी कहा जाता है। महोदय नगर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि महोदय नगर किसे कहा गया है, तो वो कन्नौज को कहा गया है। चुलानी ब्रह्मदत्त यहाँ का शासक था, बहुत फेमस शासक था, इसलिए नाम पूछे जाते हैं। तो चुलानी ब्रह्मदत्त कहाँ का शासक था, तो वो पांचाल का शासक था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व पांचाल संघ राज्य थे। महाभारत में द्रौपदी पांचाल की निवासी ही थी और इसलिए उन्हें पांचाली कहा जाता था। उसके बाद अगला नाम आता है मत्स्य का। मत्स्य, इसकी राजधानी क्या थी, विराट नगर थे
और वर्तमान में ये अगर मैप में देखेंगे तो अलवर, भरतपुर, जयपुर वाले क्षेत्र पर स्थित था। तो पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में जो मत्स्य क्षेत्र था वो कहाँ पर था, तो ये ज़्यादातर भाग अलवर आता है, भरतपुर और जयपुर के आसपास का क्षेत्र। इसके संस्थापक विराट था। बौद्ध स्रोतों के अनुसार मत्स्य और सूरसेन को एक साथ जोड़कर देखा जाता रहा। उसके बाद अगला नाम आता है सूरसेन का। इसकी राजधानी मथुरा थी और ये कहां पर, किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था। मंजिम निकाय से पता चलता है कि यहां का कच्छ शासक कौन था, चंद्रप्रदोत की कन्या का पुत्र आवंतीपुत्र था और वो बुद्ध का शिष्य था। ये पूछा गया है कि मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया, तो वो था आवंतीपुत्र। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। महाभारत और पुराणों में मथुरा क्षेत्र के यादव राजाओं की चर्चा है। किसकी चर्चा है, यादव राजाओं की। अब यादव राजाओं कौन कौन से थे। अब एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, कृष्ण किस वंश के थे। बहुत लोग उनको यादव बताते हैं, लेकिन वो कृष्ण यादव वंश के नहीं थे। तो फिर किसके थे। यादवों के कई पार्टों में अगर विभाजित करेंगे तो यादव कुल विहित, होत्र, सातत्य 2 उपकुलों में विभाजित था और सातत्य के जो है कई भागों में विभाजित था। और सातत्य के अगर भाग देखें तो इसमें अंधक, वृष्ण, महाभोज और दैवृद्ध थे। तो इसमें कृष्ण वृष्ण वंश के थे। किस वंश के थे, वृष्ण वंश के। तो प्रश्न कई बार पूछा गया है। आमतौर पर लोग कृष्ण को यादव वंश का बता देते हैं। यादव न होकर उसके एक पार्ट का नाम आता है वृष्ण वंश। ठीक है ना। जबकि कृष्ण का जो लालन पालन होता है या पालन पोषण कह सकते हैं, वो यादवों के यहां हुआ। यानी जो नंद बाबा थे, ग्वाला थे, उनके यहां पर हुआ था। तो कृष्ण किस वंश के थे, वृष्ण वंश के। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखें। अगला नाम आता है अश्मक। अगर आप मैप में देखेंगे तो अश्मक ऐसे, यहां पर गोदावरी नदी है और गोदावरी नदी के उत्तर में अश्मक था और अश्मक ही सबसे दक्षिणतम महाजनपद था। ठीक है ना। पूछ लिया जाता है इनमें 16 महाजनपदों में सबसे दक्षिणतम कौन था, तो था अश्मक, सबसे दक्षिणतम था। इसकी जो राजधानी थी पोठान या पैठान भी कहा जाता है। वर्तमान में यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अश्मक दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद था। यहां पर इक्ष्वाक वंशी शासकों का शासन था। गोदावरी नदी को मूलक और अलग क्षेत्रों में अलग करती थी। अश्मक को मूलक, जिसकी राजधानी पैठान या प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान भी मिलता है। जातक कथाओं के अनुसार किसी समय अश्मक काशी के अधीन था। अश्मक आवंती से निरंतर संघर्ष चलता रहा। बाद में आवंती ने अश्मक को क्या कर लिया, जीत लिया। तो इस तरीके से यहां से कई ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आवंती के बारे में हम लोग देखते हैं। आवंती जो वर्तमान में उज्जैनी के नाम से जाना जाता है। उत्तरी आवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी आवंती की राजधानी महिष्मती या महेश्वर थी। ठीक है ना। अब देखिएगा, उत्तरी आवंती उसे उत्तरी और उसे उज्जैनी, और जब एक कोरिलेट हो गया तो दूसरा अपने आप कोरिलेट हो जाएगा। दोनों राजधानियों के बीच में वेत्रावती नदी प्रभावित होती, यानी दोनों को
विभाजित करने वाली कौन सी नदी थी? वेत्रावती। प्राचीन काल में यहाँ पर इसके पूर्व इक्ष्वाकु वंशी राज्य अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत महासेन था। मगध के अतिरिक्त अवंती वह महाजनपद था जहाँ पर लोहे की खानें थे। ये प्रश्न हमने बताया था कि देखिएगा, आमतौर पर लोहे की खानें आपको बिहार उड़ीसा में मिलेंगी, आप मगध कह सकते हैं, इसीलिए पूछा जाता है। ऑप्शन में नहीं दिया गया मगध का नाम, और किसका दिया गया? अवंती का दिया गया। और अवंती में ही क्या थी? लोहे की खानें थी। ये इकलौता क्षेत्र था 16 महाजनपदों में मगध को छोड़कर, यानी 2 जगह लोहा प्राप्त होता था, अवंती में और दूसरा कहाँ पर? मगध वाले क्षेत्र में। चंद्रप्रद्योत के पश्चात यहाँ का पुत्र, उसका पुत्र पालक राजा बना और प्रसिद्ध परशिष्ट पर्वन लिखा होना चाहिए। परशिष्ट पर्वन तथा कथा सरित सागर के अनुसार पालक ने वश की राजधानी कौशांबी पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया और अपने पुत्र, बहुत मिस्टेक हो गया आज तो, कौशांबी को उपराजा बनाया। बस ज्यादा नहीं रह गया, थोड़ा सा और बचा हुआ है। उसके बाद अगला नाम आता है गांधार, और आपको पता है कि गांधार कहाँ पर था? सबसे पश्चिम में। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। गांधार काबुल घाटी में पड़ता है, और काबुल कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। पुष्प कलावती इसका आधुनिक चरसद्दा गांधार का दूसरा महत्वपूर्ण नगर है। ये यूजीसी नेट जेआरएफ में प्रश्न पूछा गया था। भरत का पुत्र पुष्कर पुष्प कलावती नगर की स्थापना की थी। गुढ़ाढ़ की बृहत कथा के अनुसार यहाँ का शासक पुष्कर सरीन ने अवंत के शासक चंद्रप्रद्योत को क्या कर दिया था? हरा दिया था। तो इस तरीके से आगे भी देख सकते हैं। कंबोज, इसकी राजधानी लाजपुर या हाटक थी, इसलिए पूछा जाता है कि इसकी राजधानी कहाँ पर थी। उसके बाद अंतिम में से आता है वज्ज, इसकी राजधानी वैशाली थी। और आधुनिक में बशार जो क्षेत्र था ये कहाँ पर पड़ेगा? बिहार में पड़ेगा, और गंडक और सदा नीरा नदी के तट पर स्थित था। और इसकी स्थापना